नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये किस तरीके से आयोजित किया जाता है और साथ ही साथ इस राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है उन सबको भी देखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े अब तक के करंट अपडेट्स को भी जानेंगे और साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेंगे। तो ऐसे में वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें करंट अपडेट्स की, तो अभी हाल ही में जो भाजपा है इसने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुना है। द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्ष 2015 से 21 तक झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही साथ यह पहली दफ़ा होगा जब किसी महिला आदिवासी उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। इसके अलावा अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती हैं तो ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बन जाएंगी। इसके साथ ही साथ जहां भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना है, वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना है। यशवंत सिन्हा जिन्होंने भी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया है। इससे पहले यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जो कि देश के 14वें राष्ट्रपति हैं, इनका कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होने जा रहा है और इसी वजह से चुनाव आयोग ने जो राष्ट्रपति चुनाव है इसके रिगार्डिंग मतदान की तिथि 18 जुलाई जबकि मतगणना की तिथि 21 जुलाई निर्धारित की है। अब जानते हैं भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस तरीके से आयोजित किया जाता है। सबसे पहले भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव है यह असल में एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसका अर्थ है राष्ट्रपति का चुनाव के अंतर्गत जो देश की जनता है यह सीधे तौर पर पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इस चुनाव में भाग लेते हैं। इसके साथ ही साथ इस चुनाव में संसद में नामित सदस्य और विधानसभा सदस्य वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जनता के द्वारा सीधे तौर पर नहीं चुने जाते हैं। वहीं भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल कराना होता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत संसद के कुल 776 सदस्य जबकि विधानसभा के कुल 4809 सदस्य शामिल होते हैं। इस कॉलेज में कुल 10,86,431 वोट होते हैं और हर एक वोट की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। हालांकि इस बार जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसके अंतर्गत कुल वेटेज जो है यह 10,98,882 का है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी उम्मीदवार को इस चुनाव को जीतने के लिए कम से कम 5,49,442 वोट प्राप्त करने होंगे। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को 15,000 रुपये जमा कराना होता है और साथ ही साथ 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों का एक हस्ताक्षर सूची भी जमा कराना होता है। इसके साथ ही साथ जो निर्वाचित संसद या फिर विधायक अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, जबकि जो निर्वाचित सांसद होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा में वोट कर सकते हैं। इस चुनाव के अंतर्गत जहां संसद को हरे रंग की जबकि विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र दिया जाता है। इसके अंतर्गत एक विशेष पेन भी दिया जाता है जिसका उपयोग वे अपने वोट को रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मतपत्र में सभी राष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम होता है। इसके साथ ही साथ जो निर्वाचक होते हैं या जितने भी राष्ट्रपति उम्मीदवार होते हैं उनके लिए एक वरीयता सूची तैयार करते हैं। जो बैलेट पेपर होता है इसके अंदर बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तरफ उम्मीदवार का नाम होता है और दूसरी तरफ प्रेफरेंशियल लिस्ट होती है। ठीक है, यानी कि उसको अपने क्रम में सजाना है। सपोज करो कुल 4 उम्मीदवार हैं ABCD, ठीक है, और उसको मुझे अगर प्रेफरेंशियल लिस्ट में तैयार करना होगा तो सपोज करो मैंने B को पहले नंबर पर रखा, D को दूसरे नंबर पे, C को तीसरे नंबर पे और A को चौथे नंबर में रखा। मतलब मेरा कहना ये है कि जो राष्ट्रपति है उसके लिए B मेरे लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा उम्मीदवार है। अगर किसी कारणवश B नहीं जीत पाता तो वैसे कंडीशन में मेरा वोट D को जाएगा। अगर D भी नहीं जीत पाता तो C को, और C भी नहीं जीत पाता तो A को जाएगा। इसके साथ ही साथ यह भी ज़रूरी नहीं है कि जो निर्वाचक है उसके द्वारा सभी उम्मीदवारों के नामों को प्रेफरेंशियल लिस्ट में रखा ही जाए। वो चाहे तो किसी एक नाम को भी, जैसे मान लो मुझे लगता है केवल B ही, मतलब मेरा जो वोट है वो केवल B को ही जाना चाहिए, तो मैं केवल B के सामने में 1 लिख करके छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहे तो बाकी के चारों को भी, यानी कि जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी के नामों को प्रेफरेंशियल लिस्ट में रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ वोटिंग के बाद विधायकों के मतपत्र को राज्यवार इकट्ठा कर प्रत्येक उम्मीदवार की ट्रे में डाल दिया जाता है। सपोज करो कोई उत्तर प्रदेश का विधायक है, ठीक है, उसने अगर मान लो C को उम्मीदवार के लिए, यानी C को राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अपने सूची में शीर्ष स्थान पर रखा है, तो वैसे कंडीशन में उस विधायक का जो मतपत्र होगा उसे C की ट्रे में डाल दिया जाएगा।
इसके अलावा आप जानते हैं वोटों की गिनती कैसे की जाती है। तो वोट डालने वाले असल में संसद और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। इनफैक्ट जो दो अलग अलग राज्य हैं इनके विधायकों के वोट का वेटेज भी अलग अलग होता है। विधायक के मामले में उस संबंधित राज्य की आबादी, उस संबंधित राज्य की जनसंख्या को देखा जाता है। राज्य की जनसंख्या को चुने हुए विधायक की संख्या में बांटा जाता है और फिर उसे 1000 से भाग देकर उस राज्य का वेटेज तय किया जाता है। सपोज करो कोई एक एक्स नाम का स्टेट है जिसके अंतर्गत कुल 40 लाख लोग रहते हैं और इन 40 लाख लोगों पर कुल 200 विधायक हैं। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस 40 लाख को यानी उस 40 लाख की आबादी को 200 विधायकों में बांटेंगे, यानी 40 लाख अपॉन 200। जब इसे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आएगा 20,000। अब इस 20,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट आएगा 20। यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी विधायक हैं यानी प्रत्येक विधायक के वोट की जो वैल्यू होगी ना वो 20 के बराबर होगी। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति चुनाव का विजेता असल में वह नहीं होता जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त हुआ है, बल्कि वह व्यक्ति होता है जो एक निश्चित कोटे से अधिक मत प्राप्त करता है। यह कोटा प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा डाले गए वोटों को जोड़कर योग को इसे विभाजित करके और भागफल में एक जोड़कर तय किया जाता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जो आवश्यक योग्यता है इसे सबसे पहले तो संविधान के अनुच्छेद 58 में मेंशन किया गया है। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो यह कहा गया है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और साथ ही साथ वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर वो राज्यपाल, मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है तो वैसे कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। अगर कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंतर्गत अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तब कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो वैसे कंडीशन में जो राष्ट्रपति है उन्हें शपथ दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनके द्वारा। इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, अब तक सबसे कम दिनों के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं। इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।